नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सास और बहू की बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। मित्रों, बहू जब अपने सास को वृद्धाश्रम छोड़ने गई तो वहाँ का नज़ारा देख करके उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कमला जी सुबह उठ करके तैयार हो रही थी और मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, जिससे बहू की आंख खुल गई और वह अपने पति अजय से बोली, अजय, कमरे का दरवाजा इतनी सुबह सुबह मत खोला करो। तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे से ही खिटपिट करने लग जाती हैं। सुबह के समय अच्छी नींद आती है और तुम्हारी माँ सब बेकार कर देती हैं। इन्हें खुद तो कुछ काम धंधा है नहीं, बस अब तैयार होकर के निकल जाएंगी मंदिर के लिए। यहाँ मैं अब उठ करके दिन भर पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूंगी। इनका क्या है, ना तो कुछ काम करती धरती हैं, बस सुबह से उठ करके मंदिर चली जाती हैं। मंदिर से आने के बाद खाना खाती हैं और फिर सो जाती हैं। पर मुझे तो पूरे दिन घर में काम करना पड़ता है। तभी अजय बोला, सुधा, मुझे तो काम का समझ नहीं आता। पता नहीं तुम्हारा कितना काम रहता है कि पूरा दिन क्या काम करती हो, जिसमें कि झाड़ू, बर्तन और कपड़े धोने के लिए काम वाली बाई तो आती ही है, तो फिर तुम्हारा काम क्या रहता है। वह बोली, हाँ हाँ, बस घर में यही तो काम होता है करने को, और भी बहुत सारे काम होते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ को जब घर में मन ही नहीं लगता है तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ देते हो, वो भी चैन से रहेंगी। और मैं भी सब्जी साफ करके काटने का काम तो माँ ही करती हैं। वह बोली, बस करो, अब माँ पुराण मत सुनाओ मुझे, चलो सो जाने दो, गेट बंद कर दो बस। कमला जी बेटे और बहू की बातें सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह मंदिर के लिए चुपचाप निकल गई। अगले दिन उनका चश्मा टूट गया था, तो वह शाम को सब्जियां साफ करती हुई बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम अजय को कह करके मेरा चश्मा बनवा देना। सुधा बोली, माँ जी, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने बनवा देंगे। कमला जी बोली, ठीक है बहू। शाम को अजय आया, फिर सब खाना खा करके सो गए। कमला जी रात को उठी, उन्हें प्यास लगी थी। वह पानी लेने गई तो किचन में उन्हें सही से दिखाई न देने के कारण हाथ लगने से कांच का ग्लास टूट गया, जिसकी आवाज सुनकर सुधा कमरे से बाहर आ गई और जैसे ही टूटा हुआ ग्लास देखी, उसका तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, बुढ़िया, आपको दिखाई नहीं देता, आपकी आंख है या बटन, देखती नहीं हो ये मेरा कितना बढ़िया ग्लास था, तोड़ दी। भगवान ने दो आंखें दी हैं, फिर भी देख नहीं सकती क्या? इतना महंगा ग्लास था जिसको आपने तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? शोर सुन करके अजय भी कमरे से बाहर आ जाता है। वह बाहर आते ही बोला, क्या हुआ, क्यों इतना शोर शराबा मचा रखी हो? तो सुधा ने बोला, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा कांच का ग्लास तोड़ दिया। पता है, मेरे पापा इसे यूरोप से लाए थे और तुम्हारी माँ ने इसे तोड़ दिया। अजय ने कहा, सुधा, माँ ने इसे जानबूझकर थोड़े ही तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है? सब चीजें तो टूट ही जाती हैं, तुम तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। अजय ने अपनी माँ की तरफदारी की तो वह बोला, माँ, आप चश्मा पहनना भूल गई क्या? शायद इसीलिए ग्लास टूट गया है। इससे पहले कमला जी कुछ कहती, सुधा खुद को ही बोल पड़ी, और क्या, अपने चीजों को तो होश रहता ही नहीं है, ऊपर से मेरा ही नुकसान कर दिया इसने। इतना कहकर वह गुस्से में अपनी कमरे में चली गई और कमरे में जाकर के अजय से फिर से वही बात कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन्हें वृद्धाश्रम में भेज दो, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो और इनको ले जाने का नाम ही नहीं लेते। अरे वृद्धाश्रम में क्यों इंसान नहीं रहते क्या? इन्हें भी इनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मन
भी इनका लगा रहेगा। मैं कौन सा अपने लिए सोच रही हूँ, इनके लिए ही तो कह रही हूँ, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। अजय, पापा का दिया हुआ एक ग्लास टूटा है, बाकी सारे तो सेफ हैं, तो तुम हर बात पर बीच में यही बात क्यों गुस्सा लेकर के बैठ जाती हो कि माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। मेरे लिए इतना कुछ इन्होंने किया है और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है, अब मैं अपनी माँ को ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेज सकता, वो मेरे साथ ही रहेंगी। मैं उनका इकलौता बेटा जो हूँ। सुधा बोली, तुम तो बस अपनी माँ के गुण गाते रहो। अजय बोला, क्या ना कहूँ, मेरी माँ है, मेरे लिए ये सब करना मेरा फर्ज है। पापा की मौत के बाद हम एक एक पैसे को के लिए मोहताज हो गए थे। घर में खाने का एक दाना भी ना था। फिर माँ ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस तरह से काबिल बनाया और अच्छी नौकरी मिली। और माँ ने मेरी वजह से उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि मुझे अकेला ना रहना पड़े। मुझे साथ रखने के खातिर उन्होंने दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछा और बर्तन कपड़े जैसे काम करके अपना काम किया और मुझे पाला है। खुद एक वक्त की रोटी खाती, पर मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे रेंजर साइकिल की डिमांड की थी, तब मैं छोटा ही था। उस वक्त माँ की तनख्वाह भी कम ही थी, फिर भी उन्होंने पैसे बचाने के लिए रोज काम पर पैदल जाना शुरू कर दिया था। अरे एक एक पैसा जोड़कर मेरे अगले जन्मदिन पर मेरे लिए मेरी पसंद की साइकिल ले आई थी। तुम ही बताओ सुधा, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे सुधा पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही बात लेकर के बैठ गई। उसका वही बातें शुरू हो गई थी। इस वास्ते अजय बहुत परेशान था कि वह सुधा को आखिर कैसे समझाए कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए रमेश पर पड़ी, जो कि उसका साला था। अजय को दूर से देखते ही रमेश उसकी तरफ दौड़ा और आग करके उसे गले लगा लिया। रमेश और अजय जीजा साले बाद में थे, पहले जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात बताया करते थे, लेकिन रमेश कुछ समय से शहर से बाहर रह रहा था और काम में व्यस्त होने के कारण दोनों के बीच बातचीत भी नहीं हो पाती थी। और जब आज इतने दिनों बाद मिले तो दोनों की ही खुशी का ठिकाना ना था। दोनों ने साथ में रहने का प्लान बनाया और रमेश और उसकी पत्नी दोनों अजय के घर डिनर के लिए आने वाले थे। और इस बात से सुधा भी बहुत खुश थी कि वह इतने दिनों बाद अपनी भाभी से भी मिलेगी। सुधा ने कहा, अपनी सास से कहा, माँ जी मेरे भैया और भाभी घर आ रहे हैं, तो आप जरा खाने पीने का देख लेना। कमला जी एक और सगुण गृहिणी थी और खाने में मसाले हाथ डाला करती थी। उनके हाथ में एक अलग ही जादू था। वह खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि अच्छे अच्छे होटल भी फेल हो जाते थे। कमला जी लगभग सारा खाना बना चुकी थी और जैसे ही रमेश और उसकी पत्नी अंदर आए, उन्हें देख करके सुधा अपनी सास से बोली, माँ जी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और किचन से बाहर उनसे मिलने चली गई। बेचारी कमला जी लगभग सारा खाना तो वह बना ही चुकी थी, अब केवल खीर में चीनी डालना बाकी था। और उन्होंने सुधा से कहा, बहू जरा शक्कर का डब्बा उठा दो। और जल्दी जल्दी में सुधा शक्कर की जगह उन्हें नमक का डिब्बा उठा करके पकड़ा दी और चली गई। चश्मा ना होने के कारण कमला जी ने वही नमक शक्कर समझ करके खीर में डाल दिया। रमेश और उसकी पत्नी ने कमला जी को यथावत सम्मान दिया। आते ही उनके पैर छुए, प्रणाम किया, फिर अपनी बहन सुधा से मिले। और तभी अजय भी बाहर से कुछ सामान लेने गया था, वह भी आ गया। सभी लोग बैठ गए, बातचीत करने लगे। कमला जी रमेश और उसकी पत्नी के लिए नाश्ते का सारा सामान ले आई। सुधा वहीं बैठी रही। यह सब रमेश और उसकी पत्नी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद सब लोग वहीं बैठे बैठे बातें करते रहे और कमला जी किचन में खाना बनाने चली गई। सब्जियां, खीर और बाकी सभी चीजें तो तैयार थी, बस गर्मा गर्म पूड़ियां तलनी थी। उन्होंने जाकर के गर्मा गर्म पूड़ियां तलने लगी और सभी को खाने के लिए बुलाया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग आकर के बैठ गए और गर्मा गर्म लजीज खाने का आनंद लेने लगे। पहला टुकड़ा खाते ही रमेश बोला, अरे वाह सुधा, तुम तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इससे पहले कमला जी कुछ कहती, सुधा बोली, हाँ भाई साहब, धीरे धीरे सीख जाते हैं, मैं भी सीख गई हूँ। कमला जी कुछ ना बोली और खाना बना करके सबको खिलाती रही। खाने की सभी ने बहुत तारीफ की और अब खाने के बाद सुधा ने कहा, मम्मी जी कुछ मीठा ले आइए, भाई को भी तो पता चले कि
देखी उसकी बहन कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी कमला जी सबके लिए खीर ले आई और जैसे ही सबने खीर खाना शुरू किया तो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागी या किसी ने वहीं पर डस्टबिन में ही खीर पलट दी। सुधा थोड़ा घबरा गई। उसने फिर खीर को चख करके चेक किया और खीर खाते ही बहुत तेज से चिल्ला करके बोली, मम्मी जी यह क्या किया आपने? आपको जरा भी तमीज नहीं है। आपने चीनी के बदले खीर में नमक डाल दिया है। तभी रमेश आया और बोला, सुधा लेकिन खाना तो तुमने बनाया था ना, फिर नमक माँ जी ने कैसे डाल दिया? सुधा एकदम चुप हो गई। तभी कमला जी हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही है। बहू ने तो कुछ नहीं किया, फिर मैंने ही बनाई है खीर को और उसमें नमक भी मैंने ही डाला था। रमेश ने कमला जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे माँ जी यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके बच्चे के समान हूँ। आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। रमेश और उसकी पत्नी खाना खा करके चले गए, लेकिन सुधा ने इस बात को यहीं खत्म नहीं किया। वह उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे पड़ गई। वह कमला जी से बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती हैं? जरा सी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती है? कमला जी बोली, लेकिन बहू शक्कर की जगह नमक का डब्बा तो तुम्ही ने निकाल के दिया था ना। तभी अजय रमेश को छोड़ कर आया। वह बोला, माँ लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आपके पास चश्मा नहीं होता, तभी आप गलतियाँ कर देती हैं। मैं आपके लिए एक डोरी में वह चश्मा बांध देता हूँ ताकि आप इधर उधर रख करके भूल ना जाओ। इस बार कमला जी ने अजय को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि अजय बेटा, मेरा चश्मा पिछले 2 महीने से टूटा हुआ है, जिसके कारण मुझे चीजें सही से दिखाई नहीं देती हैं और दिखाई न देने के कारण यह गलतियां हो जाती हैं। अजय बोला, लेकिन वो आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपका चश्मा टूट गया है? मैंने बहू को बताया था बेटा, तो बहू ने कहा कि इस महीने तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, तो अगले महीने तुम्हारा चश्मा बनवा दूंगी, इसलिए मैंने दोबारा तुम्हें नहीं टोका था। अजय ने घूरते हुए सुधा की तरफ देखा। सुधा ने नजरें नीचे झुका ली। इस रोज रोज की चिक चिक से अजय परेशान तो था ही, पर अब वह किसी भी कीमत पर इसका कोई हल खोजना चाहता था कि अगले ही दिन रमेश का फोन आया और उसने एक बातों से अंदाजा लगा लिया कि वह परेशान है। रमेश बोला, क्या हुआ जीजा जी, मैंने आपको इतना परेशान किया क्यों? तब अजय बोला, कुछ नहीं यार, बस रोज रोज के घर के ड्रामे से मैं तो तुम्हारी बहन को समझा समझा करके थक चुका हूँ, लेकिन वह हमेशा ही एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। और तुम तो जानते हो कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है। अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उन्हें कैसे अपने से दूर कर सकता हूँ? कैसे उन्हें बीच रास्ते से हटा दूं? रमेश और अजय ने मिल करके सुधा को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया। अगले ही दिन अजय ने कहा, माँ आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको आज एक नई जगह ले जाने वाला हूँ, जहाँ आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिल जाएंगे, आपकी उम्र के, और फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। कमला जी ने अपने कपड़े पैक कर लिए और अजय और सुधा के साथ चल पड़ी। सुधा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी मुराद जो पूरी होने वाली, वह तो कब से अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाह रही थी और आज वही होने वाला था। इसलिए सुधा बहुत खुश थी। आखिर अपनी सास से जो पीछा जो छुड़ाना था, सास से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया था। उसने अपनी सास को इतना सताया, लेकिन फिर भी वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन अजय को भी इतना मनाया, तब जाकर के कहीं अजय की अकल में आज यह बात समझ में आई है। वह सोचती सोचती खुद ही खुद मुस्कुरा रही थी कि तभी गाड़ी रुक गई। अजय बोला, सुधा तुम माँ का बैग निकालो। सुधा खुशी से चहकते हुए बोली, हम लोग वृद्धाश्रम पहुँच गए हैं क्या? अजय ने उदास मन से सर झुका करके माँ की तरफ इशारा किया। सुधा खुशी खुशी गाड़ी से बैग निकालती हुई बोली, हाँ हाँ मैं बैग निकाल देती हूँ ना, माँ जी का इसमें क्या है, आखिर उनकी बहू हूँ, उनकी सेवा करने का फर्ज बनता है मेरा। माँ जी आप बैठो, मैं आपका बैग निकालती हूँ और आपको अंदर तक छोड़कर भी आऊंगी। कमला जी को लग रहा था कि आज वह हार चुकी हैं, या यूं कहें कि आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया है वह केवल
केवल सुधा का पति है, उनका बेटा नहीं है। जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया वह आज उन्हें यहाँ अनाथों की तरह कैसे छोड़कर जा रहा है। यह सब सोचकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने जा रही थी। तभी सुधा और अजय अपनी माँ को लेकर के वृद्धाश्रम में पहुँच जाते हैं। सुधा की तो खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। वह अपनी सास का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वह वृद्धाश्रम में अंदर घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अंदर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वृद्धाश्रम में जहां वह अपनी सास को छोड़ने आई थी वहां उसके माँ बाप एक तख्त पर बैठे हुए थे और दोनों की ही स्थिति काफी दयनीय लग रही थी। उन्हें देख करके सुधा के हाथ से बैग वहीं छूट गया। वह दौड़ करके अपने माता पिता के पास पहुंची और जाते ही उनके गले लग गई और बोली, मम्मी पापा आप दोनों यहाँ कैसे? दबी हुई आवाज में उसके पिता ने कहा, बेटा हम जैसे बूढ़ों का घर में अब काम ही क्या है। जब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी जरूरत है तब तक वह हमें अपने पास रखते हैं और जिस दिन उनकी जरूरत पूरी हो जाती है हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने माता पिता को इस हालत में देख करके सुधा बौखला उठी। वह बोली, माँ पापा आप चिंता मत करो, मैं भैया भाभी को छोड़ूंगी नहीं। रमेश को उसने तभी रमेश को कॉल किया और वृद्धाश्रम बुलाया। वह रमेश के आते ही उस पर बरस पड़ी। सुधा ने रमेश से कहा, कैसे बैठे हैं यहाँ पर ये लोग? आपको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे जिस माँ बाप ने आप लोगों को पाल करके इतना बड़ा किया है आज उन्हीं को दो रोटियां आपको भारी पड़ रही हैं। आपसे ये लोग आपसे क्या चाहते हैं? मेरे मम्मी पापा केवल 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े और आप लोगों से इतना भी नहीं हो रहा है। जब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं रख सकते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी तो आपका कोई अधिकार नहीं है। या तो तमीज से मम्मी पापा को घर ले जाओ वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ और जब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को 4 डंडे लगेंगे ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी रमेश बोला, हाँ हाँ करो पुलिस को फोन और आने दो पुलिस को। मैं क्यों अकेला ऐसा हूँ जिसने अपने माँ बाप को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ा है? अरे तुम भी तो यहाँ क्या करने आई हो? क्या तुम यहाँ कीर्तन करने आई हो? तुम भी तो यहाँ अपनी सास को छोड़ने ही आई हो। ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। मुझे भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि तुम कितना बढ़िया हो। तुम तो अपनी इकलौती सास को 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं खिला सकती हो और मुझे सुनाने चली हो। तुम्हारी बेचारी सास घर का सारा काम करती है, उसके बाद भी तुम उन्हें एक एक चीज के लिए तरसा देती हो और मुझसे ज्ञान बांट रही हो। करो फोन पुलिस को। तुम करती हो या मैं करूं? सब बातों से सुधा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रमेश बोला, मैं अपनी मम्मी पापा को यहाँ तो कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें अपने साथ ले करके जाऊंगा। क्या तुम अपने मम्मी को अपने साथ ले करके जाओगी? बस हो गई बोलती बंद। अब दोबारा मुझे लेक्चर मत देना, रमेश ने कहा। तब सुधा ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। इतना कह करके रमेश जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ मैं अपनी सास को अपने साथ ही लेकर के जाऊंगी और आज के बाद उन्हें अकेले ऐसी जगह पर छोड़ने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। उनका बैग उठाया और उनसे बोली, मैंने जितनी भी बेवकूफियां की हैं मुझे उनके लिए माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे आज एहसास हुआ कि कैसा लगता होगा उन माँ बाप को, कैसा लगता होगा जब उनकी औलाद उन्हें अनाथों की तरह यहाँ छोड़ करके जाते होंगे। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह रोती हुई बोली, शायद यह मेरे कर्मों का फल है जो मेरे माँ बाप को मेरे भाई भाभी ने यहाँ छोड़ दिया था। तभी रमेश बोला, जब तुम अपनी सास को ले जाने के लिए तैयार हो गई हो ये बहुत अच्छा है, पर मैं अपने माँ बाप को यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊंगा। सुधा ने आंखों में आंसू लिए गुस्से से उसकी तरफ देखा तो रमेश बोला, क्योंकि वो तो यहाँ रहने के लिए कभी आए ही नहीं। ढेरों सवालों भरी नजरों से वह रमेश को देखने लगी। तभी रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ, माँ पापा को आज सुबह ही हम यहाँ लाए थे और सभी तेज तेज से हंसने लग जाते हैं। रमेश, अजय और रमेश की पत्नी और
सुधा के माता पिता सभी जोर जोर से हंसने लगे। सुधा और भी ज्यादा रोने लगी। फिर सभी ने उसे शांत कराया और समझाया कि ये सब उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए किया गया था। और फिर अपनी सास और माता पिता को लेकर के सुधा और रमेश अपने घर वापस आ गए। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हुए और आखिर में सब कुछ ठीक हुआ। सुधा को अकल आ गई थी और अब वह अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह समझने लगी थी, जैसे उसकी भाभी उसकी माँ को अपनी माँ समझती थी। और यही बात उसकी भाभी ने उसे भी बताई थी कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ माँ का चेहरा बदल जाता है, पर हमारा प्यार उनके लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ समझे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे और ना ही इतने वृद्धाश्रमों की जरूरत होगी। और यह बात सुधा अच्छी तरह से समझ चुकी थी। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।